हमने लास्ट क्लास में इंटीग्रेशन में इक्वेशन ऑफ द कर्व की सारी बातें सीख ली थी। तो ये मुश्किल सवाल भी कर लिए थे और कोई सवाल छोड़ा भी नहीं था ना। नहीं, चलो छोड़ा नहीं था, कोई मसला नहीं है। वो आपने एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन सीख ली एंड दैट वाज कॉल्ड फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हमने कॉन्सेप्ट भी यही सीखा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हम जो है वो प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं, प्रोसेस को जो है वो सारा रिवर्स कर रहे होते हैं। तो dy बाई डी एक्स निकला हुआ है तो हम बैकवर्ड्स जाके y निकाल रहे होते हैं। सही है। अब इसकी दूसरी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। सही है। अच्छा, ये दूसरी एप्लीकेशन क्या है? अब इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सही है। या अब इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा? बेसिकली पुराना पहले वाली जो इंटीग्रेशन थी वो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स थी, जो मैं आपको बता नहीं रहा था। सही, बट वो इनडेफिनेट थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल में फर्क क्या होता है? अब डेफिनेट इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो y वाली इक्वेशन निकालना नहीं होता। डेफिनेट इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो एक नंबर निकाल के दिखाना होता है। सही है। इंटीग्रेशन सारी वही होगी, सिर्फ एक आखिरी स्टेप चेंज हो जाएगा। उसका मैंने आपको बताया था कि ये देखिए, नोटिस करें, दो नंबर लिखें। ये क्या दो नंबर हैं? ये लिमिट्स हैं। दिस इज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट। सही है। अब यहाँ पे नोटिस करो हुआ क्या है। जो बोर्ड जो उस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है एफ बार ऑफ एक्स डी एक्स। सही। इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है। तो एक बात तो अर्जुन ये नोटिस करने वाली है कि ये इंटीग्रेट होके देखो एफ ऑफ एक्स बन गया है, पहली बात। और फिर इसमें क्या हुआ है, उसने कैलकुलेट किया है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यानी अब वो एक्स की जगह नंबर्स को लगा रहा है। कौन से नंबर्स? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हम भी इंटीग्रेट करेंगे, जब इंटीग्रेशन आ जाएगी तो अपर लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे। एक फिर भी उमर एक स्पेसिफिक डिफरेंस आएगा। जो पहले तुम प्लस सी लगाया करते थे अब तुम नहीं लगाओगे, क्योंकि सी के अंदर कोई एक्स नहीं होता। अगर अर्जुन तुमने लगा भी दिया तो इसमें दो दफा सी आ जाएगा, एक इसके साथ प्लस सी होगा और एक इसके साथ माइनस सी होगा, वो आपस में कैंसिल हो जाता है। सही है। मैं करके दिखा सकता हूँ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड रियलाइज कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर प्लस सी की जरूरत नहीं होती। सही है। वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हुआ हुआ होता है। ओके, तो मैंने जो है वो अब इंटीग्रेट करना है। पहले भूलना नहीं है इंटीग्रेट। एक अच्छा, ये कॉमन मिस्टेक होती है, मुझसे भी होगी एक आध दफा। वो क्या होती है, हम इतनी जल्दी जल्दी में कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम इंटीग्रेट करना भूल जाते हैं, सिर्फ लिमिट लगा देते हैं। आंसर गलत आएगा, डेफिनेटली गलत आएगा। सही है। तो आपने पहले सुकून से क्या करना है, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का सवाल है। मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में यही आपको सिखाया कि पहले सुकून से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जो भी हो रहा है वो करें। सही है। आपने कहा कि सही है, इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मुझे डिनोमिनेटर नजर आ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? पहले उसको किसी तरह सिंप्लीफाई करके ऊपर लेकर आनी है सारी पावर्स। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि इसकी पावर है क्या। क्या है इसकी पावर? पावर हाफ। तो इलाही मैंने ये सिखाया है कि ज्यादा आसान ही होता है कि इस तरह स्प्लिट कर दो ना। मैंने स्प्लिट कर दिया। तो 2 - ½ 3/2, 3 - ½ 5/2। अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ। सही है, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई हुआ। ओके, अब इंटीग्रेट होगा। करें इंटीग्रेट। x पावर 5/2, सॉरी, x पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2। इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया, मैंने कर रहा हूँ ना इंटीग्रेट, मैंने इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया। सबको याद है ना? 7/2 डिवाइडेड बाय
7/2। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। सही है। अब नबिया में क्या करूंगा, मैं जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब मैं जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने इस तरह पहले एक दफा लिमिट्स लिख दी। नोटिस करो मैंने प्लस सी नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है लिमिट लगानी। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इलाही, अब बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ कर्व, तो तुम चाहो तो जरूर सिंप्लीफाई करो, मुझे कोई एतराज नहीं, तो तुम्हें उसके कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मार्क्स किसके मिलेंगे? जब तुम वो नंबर मुझे सही कैलकुलेट करके दिखाओगे। अब वो नंबर सही कैलकुलेट करने का मतलब क्या है? एक दफा तुमने अपर लिमिट लगाई और दोनों में अपर लिमिट लगाई पहले, माइनस, और फिर तुमने लोअर लिमिट्स लगाई। अब फिर भी तुम्हें मैन्युअली कोई भी सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना कैलकुलेटर खोला साइड पे, ओके, कैलकुलेटर पे मैंने एज इट इज लिखा 4 पावर। अब मुझे ये लगता है कि मुझे पता है 5/2 जो है वो 2.5 होता है, तो मैं 2.5 लिख देता हूँ। कैलकुलेटर तो सब कुछ खुद ही कर लेगा ना भाई, उसको जो भी बता दो, एज लॉन्ग एज सही बता रहे हो तो कोई मसला नहीं है। 3.5/3.5 सही है। मैं इनकरेज करूंगा कि पहले आप अपर लिमिट अलग से कैलकुलेट कर ले, 1728/35 माइनस, अब यही नंबर्स वन के साथ, तो मैंने जाके चेंज कर दिया, बार बार टाइपिंग भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मुझे पता है एक्सप्रेशन तो दोनों के सेम ही रहते हैं। 24/35, फिर मैंने माइनस कर लिया 1728/35 माइनस 24/35। बता रहे सही है। सो आई कैन डू दिस ऑन माई कैलकुलेटर एंड गेट अ फाइनल आंसर फॉर यू। ओके, ओके, तो ये आपने सारी, अच्छा अर्जुन मैं क्यों अभी वो डिले कर रहा था, बिकॉज इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में दिखाना जरूरी है। ये इंटीग्रेट सही हुआ होगा, ये लिमिट्स तो खास तौर पे सही लगा के दिखानी है भाई। अगर आपने ये वाला स्टेप नहीं किया ना, तो यहाँ पे एंड में 2 मार्क्स कट जाएंगे, एक आंसर का भी कट जाएगा और एक मेथड का भी कट जाएगा। सही है।
लिमिट्स लगा के दिखाना जरूरी होती है। आपने कौन सी लिमिट लगाई भाई? सही है। अच्छा, फिर उमर हमें अर्जुन बता रहे हैं कि सर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन वाला डायरेक्ट भी तो नजर आ रहा है हमें। सही है, बिल्कुल। अब अर्जुन इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाती है कि सर क्या सिर्फ इसमें लिमिट्स लग के आंसर आता है? तो कौन सा वाला एक्सप्रेशन लगाऊं? तो इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन लगाना पड़ता है। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वो जाके लिखें आप। यानी मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ओवर रूट एक्स, और फिर मैं इसकी लिमिट्स लगा दूंगा 1 से 4 तक। तो ये एक्चुअल इसका काम क्या है? वेरीफाई करवाना भाई मेरा आंसर सही आया है। सही है कि मेरा आंसर सही आया है, ये मुझसे वेरीफाई करवाना। यहाँ तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? ये वेरिफिकेशन सिर्फ, हाँ सही है, नॉर्मल इक्वेशन वाले इसमें तुम नहीं वेरीफाई कर लो, कुछ नहीं कर पाओगे इसको। सही है। जिस तरह वो डिफरेंशिएशन भी जो थी तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट ही निकाल के बता सकती थी, वो डीवाई बाई डी एक्स एक्चुअल फॉर्मेट नहीं बता सकती। सही है। तो वेरिफिकेशन है, माइनर वेरिफिकेशन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सही। अब बुशरा रह क्या गया कि भाई 1704/35 तो सर आ गया, मतलब क्या है इसका? सही है, नहीं पता अभी हमें। तो हम जो है अभी ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स को मुझे जरा क्लास के एंड पे याद दिला देना कि ये मैंने नहीं कराई, छोटी सी बात है। पहले मैं आपको जो है वो अब इंटीग्रेशन, फर्दर इंटीग्रेशन पे जल्दी से लेके जा रहा हूँ। I'm taking you to further integration, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म हो गया, फर्दर देख लेते हैं। सही है? क्या हुआ? नहीं, अभी 1704/35 का मतलब बताऊंगा तो ये सवाल फिर होगा हमसे। सही है। अभी 1704/35 क्या नंबर क्या बनता है वैसे ये डेसिमल में? 48.97। सही है। अभी 48.7 क्या चीज है? ये बेसिकली एरिया की कैलकुलेशन है। सही है। तो इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स का एक काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो एरिया निकाल के बताता है भाई। किसका एरिया निकाल के बताता है? एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस का। कौन सी एक्सिस उमर? जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो वो वाली एक्सिस। अगर तुमने एक्स की टर्म्स इंटीग्रेट करी तो वो एक्स एक्सिस तक का एरिया निकाल के बताएगा। अगर तुमने वाई की टर्म्स इंटीग्रेट करी लाई तो वो वाई तक का एरिया निकाल के बता देगा भाई। सही है। दैट्स द आइडिया। अब लिमिट्स भी देखो, अभी हमने एक्स की वैल्यूज में लिमिट्स लगाई थी ना। अगर यही नंबर्स कोई मुझे कहता है कि सर अब आप लिमिट्स लें 0 और 6, तो मैं तुमसे कहूंगा कि भाई वो y की वैल्यूज हैं, तो इंटीग्रेशन भी फिर y की होनी चाहिए। और इलाही सब इंटीग्रेशन y की होनी चाहिए, तो अब तक तुमने देखा है ना कि तुम्हारे कर्व के आगे dx लिखा हुआ होता है और इंटीग्रेशन के आगे dx लिखा हुआ होता है, तो वहां पे भी फिर dy लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चेंजेस हैं जो आप अगले 1 घंटे में आपको नजर आएंगी। क्या क्या नजर आएंगी? मैं आपको जो है वो एरिया निकालना सिखाऊंगा, और कभी एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस सिखाऊंगा, कर्व एंड वाई एक्सिस सिखाऊंगा। कभी मैं ऐसा भी सिखाऊंगा कि एरिया जो है वो दो कर्व्स के बीच में आएगा। सही है। और वो क्वेश्चंस होते हैं 9 मार्क्स के, लेकिन वो होंगे 3 लाइन में सॉल्व। दैट्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। क्यों? क्योंकि जितनी टर्म्स हैं, अगर ज्यादा टर्म्स हैं तो अली उनको हर को इंटीग्रेट करने का एक एक मार्क मिलता जाता है। एंड वी शुड बी टेकिंग, इसीलिए मैं कहता हूँ शुरू से मैं यही बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सही करें भाई, मार्क्स उसके ही आधे मिल जाते हैं आपको। ये जो 20 मार्क्स पेपर में चैप्टर के हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के चैप्टर्स के हैं, उनमें से कुछ मार्क्स जो हैं वो सिर्फ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही करने के होते हैं। अगर 20 मार्क्स हैं तो आपको बता रहा हूँ 10 मार्क्स जो होंगे ना वो सिर्फ टर्म्स को सही डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना होगा। ओके, चलिए। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई वो एक एरिया आया था।
अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एरिया कैसे आता है। सही है, ये मैं कैलकुलेटर बंद कर दूं। नाउ एवरीबॉडी कैन सी प्रॉपर्ली। ओके, मैंने कैलकुलेटर बंद कर दिया। Find the area bound by the curve with equation this, the positive x-axis and the y-axis. ओके, तो यानी वो ये वाला एरिया कैलकुलेट करने को कह रहे हैं ना। शेडेड भी नजर आ रहा है ना, मोस्ट ऑफ एग्जाम में तो शेडेड नजर आएगी। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शेडेड ना दिए हुए हो, कहीं कहीं है लेकिन ऐसे भी सवाल है। ओके, अच्छा, अब हमें पता है कि अर्धन एरिया जो है वो इंटीग्रेट करने से ही आता है। किसको इंटीग्रेट करना है? हमेशा कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। देखो ये यहाँ पे फॉर्मूला में वो क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करो। अभी तक हम क्या सीखते आए कि भाई dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट किया जाता है, तो नहीं, वो लिमिट नहीं है। dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो y बनता है। y को इंटीग्रेट करने का मैंने पहले मना किया था, लेकिन अब y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। सही है, तो एक अब उसके ऊपर भी लेवल है। तो यानी एरिया निकालने के लिए किसको इंटीग्रेट करना है? इक्वेशन ऑफ द कर्व को ही इंटीग्रेट करना है। ये नहीं कि आपने dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। dy बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो y बनता है, y को इंटीग्रेट करते हैं तो a बनता है। ओके, दैट्स व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। तो मैंने कहा कि यहाँ पे लिखें, इसको इंटीग्रेट करना है 2 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स। पहले अपना एक्सप्रेशन लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आगे dx मैंने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, मुझे पता है x की टर्म्स ही इंटीग्रेट करनी है। Now here the next question is कि अब एरिया निकालना है तो लिमिट्स भी चाहिए होंगी। What are the limits that I should use? 0 to 0 से तो स्टार्ट करना है, ये सबको समझ आ रहा है। लोअर लिमिट 0, व्हाट शुड बी माय अपर लिमिट? 2। कहां तक जाना है? 2 तक जाना है। ये देखिए, क्योंकि आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप x की वैल्यूज को नोटिस करेंगे। सही है, क्योंकि आप x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप x की वैल्यूज को नोटिस करेंगे। तो हम 0 to 2 इंटीग्रेट करेंगे और फिर पूरी कैलकुलेशंस करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम एरिया कह सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करूं? वो फर्क नहीं पड़ता, एक वैसे दोनों लेफ्ट पे ही होते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो लिख कहीं भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, एक ऊपर एक नीचे बस लिखना ये होता है। राइट, वो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करोगे ना तो एक यहाँ लिखा हुआ आता है, एक वहां लिखा हुआ आता है। मुझे बताओ इंटीग्रेट कैसे करें? एक्सपैंड करना जरूरी है भाई, उसके बगैर नहीं हो सकता। ओके, पहला काम एक्सपेंशन। 6 प्लस 2x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। 6 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, फिर इंटीग्रेट करो। 6x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। सबको ये समझ आ रहा है? लिमिट्स लगाओ 0 to 2। भैया फिर से वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि ये लिमिट्स लगाने वाला जो स्टेप है ये करके दिखाना जरूरी है। अगर आपने नहीं करके दिखाया, मार्क्स कटेंगे, मेथड का मार्क्स चला जाता है। ओके, अली जरा कैलकुलेशन करो ना प्लीज। 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 8 ओवर 3 2, 22 ओवर 3।
सही ना, आगे बढ़ू। तो ये एरिया, ये आ गया एरिया 22/3, सही। क्योंकि एरिया कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, इलाही में ये नहीं कह सकता कि ये जो है ना सर्कल का क्वार्टर बना हुआ है, नहीं ये सर्कल का क्वार्टर नहीं है, सर्कल ऐसा नहीं होता, सही है। तो मैं जो है वो किसी और तरीके से निकाल ही नहीं सकता एरिया, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन से निकाल सकता, सही है। अब हर क्रक्स ऑफ द चैप्टर यही है, अब मैं थोड़ी थोड़ी चीजें ट्विस्ट करता जाऊंगा, सही है। क्या चीजें ट्विस्ट कर रहा हूँ देखते जाए। तो कहते हैं फाइंड द एरिया बाउंड बाय द कर्व with the equation this and the x-axis. What do you notice about this area compared to the previous one? पुराने से कंपेयर करो, क्या नेगेटिव, क्या इट्स ऑन द नेगेटिव साइड, नीचे की तरफ है एरिया, उससे क्या फर्क पड़ता है जरा देखना, सही है। करोगे तुम काम वही, क्या करोगे, इंटीग्रेशन लिखोगे, लिमिट क्या लिखूं, 0 से 4, सही है, 0 से 4 लिख दी मैंने। पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा मुझे, छोटा नंबर नीचे होता है, बड़ा नंबर ऊपर होता है, राइट। ओके, ये नंबर नेगेटिव आ रहा होगा, बताओ। डायरेक्ट सिर्फ बगैर इंटीग्रेट के तो लिमिट नहीं लगाती। Can someone do this calculation? -32/3, लेकिन अर्दिल कभी एरिया तो नेगेटिव नहीं आया करता, क्यों आ गया इस केस में नेगेटिव, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के नीचे था, सही है। तो हम यहाँ पे नोट लिख लेते हैं अपने लिए, एरिया बिलो एक्स एक्सिस, एरिया नहीं लिखो सॉरी, डेफिनेट इंटेग्रल बिलो एक्स एक्सिस will give a negative value for area. Change this to positive yourself. Okay. Do you all agree with this? Sure. तुम बताओ, एरिया निकालना है ना, क्या बताओगे मुझे एरिया, पॉजिटिव ही बताओगे, बस उसको पॉजिटिव में चेंज करो, सही है। अब इसका एक और थोड़ा सा ट्विस्ट है, लाइक
चलिए आगे, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट दिस नाउ? क्या दो बार है? तुम्हें एरिया, अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग में नजर नहीं आ रहा होगा, ये वाला एरिया ब्लू से शेडेड है और वो वाला रेड से शेडेड है, वो तो नजर आ रही है ना, ये में भैया कुछ एरिया पॉजिटिव है और कुछ एरिया नेगेटिव है, लेकिन तुम्हें क्या निकालना है? टोटल एरिया। तो यहाँ भी नेगेटिव वाले को तुम्हें खुद से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा भाई, एक बात। दूसरी बात ये इलाही कि जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें उसमें दो टुकड़ों में तोड़ना जरूरी हो जाएगा। अगर उमर तुमने लिमिट्स लगा दी 0 to 6, तो वो सब कुछ करके नेट एरिया निकाल के बता देगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटेग्रल को नहीं पता कि वो दो जगह पे एरिया है। आपने उसको बताना है, आपने उसको क्या बताना है कि भाई पहले तुम जो है वो 0 to 2 इंटीग्रेट करो, फिर जो है उसमें तुम एक और एरिया निकालो 2 to 6 का, जो नेगेटिव आ रहा होगा उसको तुम पॉजिटिव बनाओ भाई। जब ये दो काम करोगे तो टोटल एरिया निकलेगा, टोटल एरिया उसके बगैर जो है वो नहीं निकलेगा। ओके, ओके, लेट्स इंटीग्रेट। कैसे करेंगे बताएं? एक्सपैंड करेंगे पहले। अब एक एक करके एक्सपैंड करो, अगर कंफ्यूजन होती है तो पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट से कर लिया करो, इसको बाहर रहने दे, इस एक्स को बाहर रहने देते हैं। ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। सही, अभी अंदर सिंप्लीफाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, सॉरी 12। ये बना एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12x। अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ भाई, इंटीग्रेट अब होगा। सही है, तो ये बनेगा एक्स पावर 4/4 माइनस 8x³/3 प्लस 12x² / 2। dx लिख लो, कंप्लीटनेस के लिए लिखना चाहिए, फर्क कभी कोई नहीं पड़ रहा। सही है, सही। तो बेसिकली दोनों की वो तो सेम ही आएगी ना, इंटीग्रेशन तो। फर्क किस में आएगा? फर्क आएगा लिमिट्स में। लिमिट्स में क्या आएगा? ये 2 to 6 है और ये 0 to 2 है। भाई लिमिट्स लगाओगे, 2 पावर 4/4 2³/3। अच्छा पहले -0 भी तो करना है भाई, ख्याल से लगाना भाई, जो इसमें कैलकुलेशंस काफी सारी। वैसे तो जीरो वाली सारी टर्म जीरो ही बन रहे होते हैं, लेकिन लिख के दिखाने की तो जरूरी होता है कि भाई आपने जीरो की लिमिट लगाई हुई है। अच्छा, इसको मैं अभी भी बड़े ब्रैकेट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये आंसर नेगेटिव आएगा, मुझे इसको खुद से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सही है, तुम लोग की हर ट्यूसडे को वो लैब स्केड्यूल्ड है ना?
ट्यूसडे को नहीं थी पिछले, तो मतलब मैं जल्दी कर सकता हूँ क्लास। सही है, फिर हम जल्दी कर लिया करेंगे, आधा घंटा हम क्लासेस में बढ़ा देते हैं, सही, टिल रमजान। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अगली क्लास में डेफिनेटली फिर इंटीग्रेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर सैटरडे ऑनवर्ड्स जो है वो S1 शुरू हो जाएगा। सही, ट्यूसडे की क्लास तो वो 2 घंटे की तकरीबन हो जाएगी। सही, तो उसमें जो है वो S1 का पूरा पूरा टॉपिक एक साथ होता जाएगा। ओके, अच्छा कौन सा वाला 148/3 है? सब कुछ बता रहे हैं अशर, सब कुछ मिला के बता रहे हैं 148/3। If someone can break it up for me. ये पूरा मिला के -36 और दूसरा वाला -20/3 या like this? तो इसका टोटल मिला के you're telling me it's -56/3? That doesn't sound right. फिर -36 है। Okay, this comes out as -128/3। ऐसे ही हो रहा है, अब मिला के 148 बनेगा। सही है, तो इसको पॉजिटिव खुद से बनाना पड़ेगा, so 20/3 प्लस 128/3। सही है, how I would do calculations on the calculator to avoid any silly mistakes। इसके लिए मैं इसकी भी कैलकुलेशन लिखूंगा, फिर मैं -0 भी लिख दूंगा, फिर मैं पहले इसकी कैलकुलेशन कर लूंगा और जिस तरह अभी लिखी हुई है ना हमने, तुम लोगों ने जिस तरह की है, दैट्स फाइन। ओके, दैट इज एज मच एज यू शुड शो मी ऑन द एग्जाम। एक एक हर चीज को कैलकुलेट करके दिखाना जरूरी नहीं है, बट जो आपकी अपर लिमिट का टोटल है माइनस लोअर लिमिट का टोटल है वो कम से कम दिखाना जरूरी। अगर तुम इसके बाद मुझे जो है ना वो ये फाइनल आंसर भी दे देते 148/3 का तो भी सही होता, क्योंकि मेथड का मार्क यहाँ पे ये नहीं दिखाया तो मेथड चला गया। ये हाँ, वैसे अभी माइनस लिखोगे तो ही प्लस बनेगा, अभी तो मैंने सिर्फ एरिया प्लस करने की बात की है, प्लस एरिया ऑफ, क्योंकि वो एरिया नेगेटिव आ रहा है। सही है, टेक्निकली मॉड्यूलस ही लगता है। एक और तरीका होता है कि इंटीग्रल के बाद बाय माइनस लगा दो। कुछ लोगों ने ये रट्टा लगाया हुआ होता है एड मैथ से कि सर हमने लिमिट स्विच करना सीखी है कि लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट। बहुत तरीके बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई किसी भी एक तरीके से जो है ना वो साइन चेंज की जा सकती है। ठीक, मॉड्यूलस लगा के चेंज कर लें, खुद ही लिख के चेंज कर लें, हमारी गलती है। देखो तुम्हारा एरिया नेगेटिव तो नहीं आ सकता, दैट शुड बी अ ट्रिगर, दिस इज अ ट्रिगर कि मैं एक नेगेटिव एरिया तो प्लस नहीं कर सकता है ना, क्योंकि टेक्निकली तो मैंने तुम्हें दो एरियाज में डिवाइड करके दिया था ना, एरिया 1 एंड एरिया 2। ओके क्लियर, चलिए जल्दी से आगे पास्ट पेपर के एक सवाल देखते हैं। Class is going slower than I thought. Okay, the diagram shows a curve for which dy over dx equals to minus k over x cube where k is a constant. The curve passes through 118 and 43. सही है, शो बाय इंटीग्रेशन, खुद ही बता दिया उसने भाई कि इंटीग्रेशन करनी है आपने, तो मैंने कहा सही है, इंटीग्रेशन करनी है। इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो किसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, dy by dx की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। स्टार्ट करें dy by dx की इंटीग्रेशन को, ये y बन जाएगा, फिर माइनस के एक्स पावर -3 + 1 -2 डिवाइडेड बाय -2 प्लस सी। सबको ये याद है ना, कोफिशिएंट अपनी जगह पे रह गया, सिर्फ वेरिएबल की पावर्स जो है वो इंटीग्रेट हो गई। सही,
तो हमारे y की इक्वेशन बन गई। लेकिन मुझे तो कुछ और शो करना है, ये 16 भी शो करना है, ये 2 भी शो करना है, कैसे शो करूं भाई? पॉइंट्स यूज करना स्टार्ट करूं? दो अननोन्स हैं इलाही, तो मुझे लगता है कि साइमल्टेनियस बनने जाएगी भाई ये। पहले 118 को यूज कर लेते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। के 1 पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस सी, तो 18 इक्वल्स टू के ओवर 2 प्लस सी, एक इक्वेशन हो गई। 3 4 पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस सी, ये बन गया 3 इक्वल्स टू के ओवर 32 प्लस सी। अब क्या करूं? साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन ले लें। 18 माइनस के ओवर 2, सही है। और कहाँ पे प्लग इन कर देंगे? यहाँ पे प्लग इन कर देंगे। एटीन को इधर ले जाते हैं। के ओवर 32 माइनस के ओवर हाफ, के ओवर 2। यहाँ पे क्या करोगे? अब देखो, ये लगेगा एग्जाम दे रहे हैं, मेक एन इंटेलिजेंट सॉल्यूशन, योर कैलकुलेटर इज प्रीटी इंटेलिजेंट, कैन आई जस्ट टेल इट टू डू 1 ओवर 32? माइनस 15 ओवर 32 के, हो गया खुद ही। एलसीएम लेना नहीं पड़ा, कुछ सोचना नहीं पड़ा, सिली मिस्टेक भी नहीं होनी, सही है। तो मैंने जो है वो फ्रैक्शंस करके उसको सॉल्व करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 32 डिवाइड बाई 15, रेसिप्रोकल हो गया, के की वैल्यू आ गई 32। टी भी निकल आएगा, टी भी निकल आएगा भाई। 18 माइनस 32 ओवर 2, टी इक्वल्स टू 12, इक्वल्स टू 2। ओके, फिर इक्वेशन बन गई मेरी थी के ओवर के, क्या नहीं आ रहा? 18 माइनस 16, 2 आना चाहिए, वैसे ये रहा, यहाँ पे 2 है। प्रूफ तो 2 ही करना है भाई। के एक्स पावर माइनस 2 ओवर 2 प्लस सी था ना, तो मैं के की वैल्यू लगा देता हूँ 32, तो मेरा तो प्रूफ हो गया भाई। ओके, जल्दी से लिखो।
ओके, फिर हो गया ना यहाँ तक? The point P lies on the curve and has x coordinate 1.6. Find the area of the shaded region. सही है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? अब दोबारा हमें पता चल गया कि भाई ये इंटीग्रेशन का सवाल है और इसमें किसको इंटीग्रेट करना चाहिए? y को अब इंटीग्रेट करना चाहिए। अब dy बाई डी एक्स का काम खत्म भाई। सही है, dy बाई डी एक्स का कोई काम नहीं है, अब इक्वेशन ऑफ द कर्व को इंटीग्रेट करना है। सही है, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 16 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लिमिट्स 1 से 1.6 तक, तो 16x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2x। ये मैंने आपके लिए इंटीग्रेट कर दिया। कहां से इंटीग्रेट करना है? 1 से 1.6 तक इंटीग्रेट। सही है, तो आपने कहा -16 ओवर 1.6 बन रहा है। हाँ सही, ये अब कैलकुलेटर से करना है ना, मैं वैसे ही लिख देता हूँ तो मुझे आंसर बता दे। लिमिट्स क्या टोटल मिला के बता रहे हो? जैसे पहला वाला ये माइनस भी कर दिया तुमने, लोअर लिमिट माइनस की है नहीं की है पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट निकालो, तुमने पूरा निकाले 36 ओवर। सही, ये भी तरीका वैसे सही है। इफ यू थिंक यू मेक कैलकुलेशन एरर्स, आपने लिमिट्स वाली पूरा पार्ट लिखा और कैलकुलेटर से अगर आप कॉन्फिडेंट है कि बाकी सब आपने सही किया है, सही है, तो आपने आंसर निकाल के लिया। लेकिन ये एक रिस्क होता है कि आपने ऊपर कोई गलती की हुई है जिससे आपका आंसर कभी भी 36/5 बन ही नहीं सकता। लेकिन आपने बिना कैलकुलेटर को सही कह दिया तो वो तो सही निकालेगा, जाहिर सी बात। ओके, बट योर कैलकुलेशन माइट नॉट मैच। ओके, आंसर के मार्क्स तब तक नहीं मिलते जब तक मेथड सही ना हो। मार्किंग ऐसे होती है ना, ऊपर लिखा होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 मार्क का सवाल है ना, तो अक्सर लिखा होता है M1 A1। सही है, 2 मार्क्स के सवाल में फॉर एग्जांपल, तो जब तक आपको M1 नहीं मिलेगा तब तक A1 भी नहीं मिल सकता। सही है, 2 मार्क्स होते हैं, तो अगर आपको आपने मेथड गलत किया है, एग्जामिनर आपकी मार्किंग स्कीम पे लिखेगा M0, तो उसको A0 लिखना जरूरी है, तो A1 नहीं लिख सकता। आंसर तो कहीं से भी सही आ सकता है ना, पड़ोसी से भी सही आ सकता है। ओके, दैट डजंट मीन दैट यू गॉट द राइट आंसर। ओके, अच्छा 7.56, 7.56 कैसे हो सकता है? चलें जी, अच्छा ये अभी ओके, आई वांट टू शो यू दिस इज वेल एंड देन आई वांट टू शो यू अनदर थिंग। मैं भी इसमें से एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्किप में क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। सही है, ये है वैसे ज्यादा डिफरेंशिएशन का सवाल, dy बाई dx से स्टार्ट होता है। पहला ही लाइन देखो, वही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो इंटीग्रेट करना है कर्व की इक्वेशन। फिर वो कहता है लाइन विद ग्रेडियंट हाफ इज नॉर्मल टू द कर्व, तो नॉर्मल की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन का सवाल हुआ, इंटीग्रेशन का नहीं हुआ। पार्ट 3 में अनयूजुअल बात क्या है? व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट दिस क्वेश्चन? अब तक जितने क्वेश्चन मैंने दिखाए सब में डायग्राम में शेडेड एरिया नजर आ रहा था, ना डायग्राम नजर आ रहा है ना शेडेड एरिया नजर आ रहे हैं। बट एक ऑब्वियस सी बात क्या है कि इंटीग्रेशन विद लिमिट्स हैं, और लिमिट्स क्या होंगी? 1 और 2। सही है, 1 और 2 हो जाएंगी। एक्स की वैल्यूज जो दी हुई है वो लिमिट्स है। सही है, ये कैसी लाइंस होती हैं? ये नविया को याद हो तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि एक्स इक्वल्स टू समथिंग की लाइंस होती हैं वो वर्टिकल होती है। सही है, ओके, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक यू बैकवर्ड्स एंड सॉल्व improper integrals with you। सही है, टाइम जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। I want to complete as much as I can in today's class, and then next class for sure Tuesday जो है वो
हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो हम सैटरडे को नई किताबों के साथ जो है वो स्टेटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। सही है, फिर स्टार्ट चलता रहेगा। मार्च में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, फरवरी में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे। मार्च जाहिर सी बात है रमज़ान होगा, थोड़ा सा स्लो होगा। और फिर कुछ अगर रह जाएगा, होपफुली नहीं रहेगा, बट अगर कुछ रह जाएगा तो वो अप्रैल में फर्स्ट वीक में थोड़ा मैं रैपिडली कराऊंगा। मैं सुबह में क्लासेस लगा के कुछ करा के है ना वो तो ख़त्म करने ही। सही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू एंड बाई मैक्सिमम 10th ऑफ अप्रैल कोर्स खत्म हो जाए, ताकि 20 दिन जाए वो पास पेपर प्रैक्टिस। ओके, अच्छा ये P1 जैसे ही खत्म हो जाए, आपकी जिम्मेदारी है ईयरली करना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें? बैकवर्ड्स शुरू करें। सही है, सबसे पहले 24 के पेपर्स उठाएं, नवंबर के अगर छोड़ना है तो छोड़ दें, जून 24 से पेपर्स उठाएं, बैकवर्ड सॉल्व करें। पहले आपने जून 24 के तीनों वेरिएंट्स किए, आपने मार्च 24 किया, बैकवर्ड्स करते गए। क्वेश्चंस नहीं हो रहे, हाईलाइट करके रखें, जमा करके रखें। वील हैव क्लासेस वेयर यू विल बी एबल टू आस्क दिस क्वेश्चंस। चाहे वो ऑनलाइन हो, फेस टू फेस हो, लेकिन वो मैं क्लासेस करूंगा जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स। ओके ओके। The area between the curve y equals to f of y, the y-axis and the lines y equals to a and y equals to b is given. सही है, अच्छा एरिया बिटवीन द कर्व एंड y-axis की बात हो रही है। देखो डायग्राम देखो, व्हाट डू यू नोटिस? ये सब कुछ y के अगेंस्ट लगा हुआ है भाई। अब इसमें चाहूं भी अर्जिल तो मैं कोई x की लिमिट्स नहीं निकाल पा रहा। लिमिट्स किसकी यूज होनी है? y की यूज होनी है। क्या यूज होनी है? 0 और 2। तो इंटीग्रेशन भी किसकी होनी चाहिए? y की होनी चाहिए। यानी जिस तरह पहले x में एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड था, और y में एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। सही है, तो कन्वीनियंस इस क्वेश्चन में ये है कि उसने x का पहले से सब्जेक्ट बनाया हुआ है। उसने x को सब्जेक्ट बनाया हुआ है और y के फॉर्म में इक्वेशन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y स्क्वायर माइनस 2y dy। सही, और यहाँ पे एक और छोटी सी बात नोटिस कर लेना भी, y क्यूब ओवर 3 2y स्क्वायर ओवर 2 0 to 2। सही, 2 क्यूब ओवर 3 2 स्क्वायर ओवर 2 माइनस। सही ना? अच्छा, डिनोमिनेटर में 2 नहीं, सही। अच्छा, अब तुम कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा अपने आप को मेंटली एडजस्ट करना पड़ेगा कि कैलकुलेटर y को इंटीग्रेट नहीं करेगा, तुम इसको x इमेजिन करके ही करो। आंसर तो वही आना चाहिए ना, लेटर कोई भी लिखो। सही है, तो तुम वही लिखो x स्क्वायर माइनस 2x और तुम लिमिट्स लगाओ 0 2। सही है, तुमने मेंटली सब कुछ चेंज कर लिया। यहाँ पे वर्किंग कुछ और हो रही है। -4/3 आ रहा है ना? क्यों आ रहा है अली? माइनस क्यों आ रहा है? एरिया उस साइड पे, एरिया इस साइड पे होता तो पॉजिटिव आता भाई। सही है यहाँ तक? अब करो स्क्रॉल बैक। अच्छा, ये एक सॉरी मैं बात बताना भूल गया। माय पर्सनल सजेशन इज टू नेवर थिंक अबाउट एरिया बिटवीन कर्व एंड वाई एक्सिस। रेयर क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 10 अगर आप मुझे एरिया की क्वेश्चन दिखाएंगे तो उसमें एक में ऐसे कुछ हो रहा हो, 9 क्वेश्चन में नहीं होगा। तो योर डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग शुड बी अबाउट एक्स। कभी भी आप किसी एरिया को देखें तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर मैं वाई की वैल्यूज ले लूँ। नहीं ले वाई की वैल्यू, बाय डिफॉल्ट नहीं ले। क्यों? क्योंकि इन मोस्ट क्वेश्चंस आपके पास फंक्शन होगा, वो एक्स का फंक्शन होगा, यानी एक्स की टर्म्स लिखी हुई होंगी, वाई की टर्म्स नहीं लिखी हुई होंगी जैसे अभी लिखी हुई। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहां वाई की टर्म्स लिखी होती हैं
है भी सवाल भी है, मैं मना नहीं कर रहा, है सवाल। ये देखें, अब लिखी है वाई की टर्म, तो फिर वाई को इंटीग्रेट करना जरूरी हो जाता है, सही है। बट नहीं लिखी तो नहीं है जरूरी। अच्छा फिर, तो ये सिलेबस का पार्ट जरूर है, बट आई एम नॉट फिक्सेटिंग ऑन दिस कि भाई मैं हमेशा पहले वाई की टर्म्स लिखना शुरू कर दूं। और आपको कैसे पता चलेगा कि एक्स की इंटीग्रेशन होनी है, वाई की इंटीग्रेशन? जिस नंबर को आप लिमिट बनाएंगे, अगर आप वाई के नंबर्स को लिमिट बना रहे हैं तो वाई की इंटीग्रेशन, एक्स के नंबर्स को लिमिट बना रहे हैं तो एक्स की इंटीग्रेशन है। हो भी सकता है, ये अब तुमने फिर डिसाइड, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी डिफॉल्ट जो जानी चाहिए, पहला पहली गट फीलिंग होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि पहले मैं एक्स पे इंटीग्रेट कर लूँ, सही। अच्छा अब यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ी ना, दिस इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट अब ये रिसेंट पास्ट पेपर्स में काफी ज्यादा टेस्ट हो गया। व्हाट इज दिस कॉल्ड? इट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। तो अब मैंने बताया नहीं था आपको बाय डेफिनेशन, जितने सारे आप पहले अभी एरिया वगैरह निकाल रहे थे वो प्रॉपर इंटेग्रल्स थे, वो इम्प्रॉपर नहीं थे। इम्प्रॉपर तब होता है आपके सिलेबस में क्या चीज है कि भाई लिमिट जो है वो इन्फिनिटी तक जा रही है। तो क्या अर्जुन तुम इन्फिनिटी तक एरिया निकाल के मुझे बता सकते हो, ये सवाल है। कि अगर मैं तुम्हें एक इंटेग्रल दे दूं जिसपे एक लिमिट इन्फिनिटी है, तो टेक्निकली तो मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना कि तुम मुझे इन्फिनिटी तक एरिया निकाल के दिखाओ। नहीं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैथ्स, कि वो जो है ना वो इन्फिनिटी नहीं होता। भाई अब ये डिटेल जो है ना इसकी, वो एक चैप्टर होता है कैलकुलस के अंदर जिसको हम कहते हैं लिमिट्स। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब उसमें सिखाया जाता है कि क्यों इन्फिनिटी तक भी जाके एरिया कभी कभार फाइनाइट हो जाएगा। वो एक उसके पीछे सारी डेरिवेशन होती है अलजेब्रा की, सही है। बट जाहिर सी बात है, इट्स अ लॉन्गर स्टोरीज और सम अदर डे, सही है। अब हम देखते हैं कि भाई जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी क्वेश्चन आएगा उसमें इन्फिनिटी का क्या रोल होता है, सही है। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। उसने कहा शो दैट द इम्प्रॉपर इंटेग्रल हैज अ वैल्यू एंड फाइंड दैट वैल्यू। मैं अभी ये तुम्हें कर्व भी स्केच करके दिखाऊंगा, सही है। तो तुम डिसाइड करना कि भाई वो एरिया फाइनाइट बन रहा है या नहीं बन रहा, ओके। अच्छा, पहले तो यही सिंपल सी बात है कि मैं इसको इंटीग्रेट करूँ ना, ये पावर्स कंबाइन करनी पड़ेंगी, दोनों को अलग अलग तो नहीं छोड़ सकते। मिला के इन दोनों की पावर कितनी हो जाएगी? एक टू है एक हाफ है, तो मिला के 5/2, 2 + ½ ओके। सही है, एक की टू है, एक्स की पावर हाफ है, टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर जो हो जाएंगी वो ऐड हो जाएंगी, ओके। पेज नंबर क्या है? पेज है 160, 160 है। तो मैंने इसको ऊपर लेके गया मैं, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, -3/2, 1 to ∞। अब अगेन एडाई ये तुम कैलकुलेटर से नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर में इन्फिनिटी नहीं है। ऐसे शायद कर भी लो, अगर तुम बड़ा सा नंबर टाइप करो ना, बहुत सारे 9 लगा दो तो शायद वो कर भी दे, सही है। अच्छा अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें जादू क्या है भाई। अब इसमें जादू ये है कि आपको जो है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन खुद ही करनी पड़ेगी। ये देखो, ये सबको समझ आता है? सही, ये तो सिखाई हुई है ना मैंने। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, जब एक लिमिट अली इन्फिनिटी है तो ये सब करना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर इन्फिनिटी को तुम जज नहीं कर पाओगे, सही। क्यों जरूरी है अब देखें। अब कुछ हमें ये बात समझ आती है कि हम एक लिमिट इन्फिनिटी लगाएंगे और एक लिमिट 1 लगाएंगे। व्हाट इज इन्फिनिटी पावर 3/2? मैंने तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पावर 1.5 में आपसे कह रहा हूँ ना, इन्फिनिटी को स्क्वायर करने को कह रहा हूँ, तो इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर, राइट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव अ वेरी लार्ज नंबर इन द डिनोमिनेटर? कितना छोटा? कितना छोटा नंबर? व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी?
तुम्हारा नाम क्या है? आरिफ। आरिफ क्या होगा एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी? हाँ तो एग्जैक्टली जीरो ही हो जाएगा भाई, क्योंकि एनीथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है, तो एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, तो ये जीरो आ गया भाई। हाँ ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन ऐसे ही है बस। इधर इन्फिनिटी आ गया, टू के साथ क्यों इन्फिनिटी आ गया? तो न्यूमरेटर में नहीं आएगा ना, जब वो न्यूमरेटर में आएगा तो पूरा आंसर ही फिर इन्फिनिट, तुम फिर कह सकते हो कि हाँ एरिया इन्फिनिट हो जाएगा, फिर एरिया कैप्चर्ड अंडर द कर्व विल बी एन इन्फिनिट नंबर देन। सही है, तो ये जीरो हो गया और यहाँ से निकला 2/3, तो ये बना 2/3। जरूरी नहीं, समटाइम्स ये कह रहे हैं ना, शो दैट द इम्पेरियल हैज अ वैल्यू। मैं तुम्हें कह सकता हूँ ऐसा क्वेश्चन बना के, डज नॉट हैव अ वैल्यू, आई कैन आल्सो आस्क दैट। क्या क्या दोबारा बोलो? तो इन्फिनिटी प्लस टू इज इन्फिनिटी। हाँ तुम यहाँ पे नीचे कह रहे हो ना, यहाँ पे प्लस टू, ब्रैकेट के अंदर पहली बात तो कोई कांस्टेंट आ नहीं सकता, तो फिर dx है, सही है, बट लेट्स से यहाँ पे +5 लिखा होता तो वो 0+5 हो जाता। जिस तरह अभी 0+2/3 हुआ है ना, आंसर 2/3 आ गया। ठीक है, अगर तुम ये कह रहे हो कि आगे कोई ऐसी टर्म होती 2x होती, तो वो हो जाता 0+2 इंटू इन्फिनिटी, दैट्स अगेन एन इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी जो होते हैं ना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, मैंने पता नहीं आपको पहले ये बताई, हैव आई टोल्ड यू दिस बिफोर? दिस इज अ 40 मिनट डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, और ये आपको बताता है कि इन्फिनिटीज जो है ना वो बहुत साइजेस की होती हैं। देर आर स्मॉलर इन्फिनिटीज and there are bigger infinities. There's also something very famous called an infinite hotel paradox, अगर आपने देखा है तो उसको गूगल कीजिएगा, टेड की एक वीडियो है इन्फिनिट होटल पैराडॉक्स। वो बताता है कि अगर होटल है जिसमें इन्फिनिट रूम्स है और इन्फिनिट लोग आ जाए रहने के लिए, तो क्या सबके लिए कमरे हैं या नहीं है, और फिर और इन्फिनिट लोग आ जाए तो फिर और कमरे हैं या नहीं है। भाई वो लिसन टू इट, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर दिखाता, but I don't have time right now. Mariana, why is the area so small for infinity? I want to show you this. और फिर आप ये क्वेश्चन देखिएगा, अब उसके लिए मुझे अपना कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, मैथ। क्या कर्व का नाम क्या था? y इक्वल्स टू 1/x² ऐसा था। अच्छा मैं इसको कट करा, अब मारिया मुझसे पूछ रही है कि सर ये एरिया जो है वो इतना छोटा सा नंबर क्यों है? सही, तो नजर आ रहा है कि the curve has grown so close to the x axis, वही ज्योमेट्रिक वाला आपको जहन में आ रहा होगा कि the numbers are becoming so small that they are contributing nothing। वो एरिया में आप कंट्रीब्यूट ही करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू इतनी छोटी, इतने छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं बेसिकली, इतनी छोटी छोटी लाइंस बन रही हैं कि वो ओवरऑल एरिया में कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं करी। आपने यहाँ से शुरू किया था ना, 1 से एरिया निकालना शुरू किया है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो सारा एरिया है ये बेसिकली 2/3 है।
आगे जाके वो इतना क्लोज हो गया एक्स एक्सिस के कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा भाई, एरिया बढ़ना ही बंद हो गया, सही है। दैट इज वाई सम ऑफ देम आर इंफिनिटी। ऑन द अदर हैंड, अर्दिल, अगर मैं थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को इंट्रीग करूं तो ये देखो 1/x, यार ये दोबारा नहीं बनाना देंगे। अब तुम 1/x को भी सिर्फ इंटीग्रेट करो ना, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि सर ये भी करीब तो आता जा रहे हैं, है ना। उतना करीब नहीं आ रहा है, लेकिन आगे जाके उतना ही करीब आ जाएगा शायद। लेकिन इन हायर लेवल मैथ्स यू विल लर्न दैट 1/x का जब इंफिनिटी तक एरिया निकाला जाता है तो वो फाइनाइट एरिया नहीं होता, वो इंफिनिटी होता है। हाँ, ओके। 1/x की इंटीग्रेशन बनती है ln x, ln is logarithm, that is what you're going to learn in the next year। अब ln इंफिनिटी जब हम करते हैं तो आंसर इन्फिनिट आता है, जीरो नहीं आता भाई। अब जीरो नहीं आता तो जाहिर सी बात है वो कोई वैल्यू नहीं निकाल के देगा मुझसे, सही है। तो इस तरह जब आप चीजों पे रिसर्च करते हैं ना, दैट्स व्हाट मैथ इज अबाउट। मैंने ये पहले भी आपको बताया था। देखिए मैथ्स जो है ना वो सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं होती, बट व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग इन अ सर्टेन सारा होता है, वे नंबर्स आपको बता, ओके। सही है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये यहाँ पे था कि ये दो थे जिसमें एक में फाइनाइट आना था, एक में नहीं आना था, वो देख लेना करके। सही है, नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट भी जल्दी होगी 4 बजे, और उसमें मुझे आपको 2 चीजें सिखानी है। एक एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, ये मैं सिखाऊंगा। ये देखें, अभी तक एरियाज जो थे वो एक्स एक्सिस तक नीचे जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे। अब कहाँ रुकेंगे, बीच में रुक जाया करेंगे। तो इनको कैसे कैलकुलेट करना है, क्या 2 में तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये डिसाइड करेंगे। और फिर जो एएस की इंटीग्रेशन में एडमैथ से डिफरेंट बात है वो है इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम। तो अगली क्लास में होपफुली मैं आपको ये दोनों चीजें करके इंटीग्रेशन खत्म करा दूं, ओके। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.